रणदेवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो इस चैनल पर सामाजिक अध्ययन यानी सामाजिक सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर के पेपर लगवाए जा रहे हैं, हिंदी पेडागोजी और पेडागोजी यानी सीडीपी। तो सभी के प्रीवियस ईयर पेपर लगाए जा रहे हैं 2011 से 2023 तक कंप्लीट, यानी सारे संपूर्ण प्रीवियस ईयर के पेपर लगवाए जाएंगे। तो नज़दीक पेपर है, ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा। आज कितनी तारीख है, यानी 11। तो 11 से बस कितना ही टाइम, 11 से आज 10 तारीख है, कितना टाइम बचा है? 10 से 10 ही दिन समझो, 11 दिन बचे हैं। और 11वें दिन तो एग्जाम ही है, ओनली 10 दिन बचे हैं। 10 दिन ही अच्छे से प्लीज पेपर लगा लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर पेपर, क्योंकि उसमें से एजेटेड कुछ क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं, वही के वही, बस थोड़ा सा चेंज किया जाता है उनको और वही क्वेश्चन उठा लिया जाता। तो आप सभी डेली के प्रीवियस ईयर के पेपर लगाइए, तभी आपका कंप्लीट हो पाएगी पढ़ाई की। सीटेट पेपर 2 का लगाया जा रहा है स्पेशली। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, टाइम ना गवाते हुए। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। चलो आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट करते हैं, टाइम ना गवाते हुए, क्योंकि टाइम हो जाएगा। क्वेश्चन 60 करना है सोशल साइंस के, क्योंकि 60 क्वेश्चन आते हैं सोशल साइंस के। कुछ है मतलब कुछ है पेडागोजी के समथिंग, और 30 तो एजेटेड, 40 तो एजेटेड आते हैं किसके? सोशल साइंस के। उसमें से 20 या 15 आ जाते हैं पेडागोजी के। इसी को रहते सोशल ही साइंस के हैं, पर उसको बालक के अनुसार घुमा दिया जाता है। इसलिए आप सभी इसको, और बालक के अनुसार और सिद्धांतों के सभी के अनुसार, तो आपको डेली लगाना है 60 क्वेश्चन, तो अपने आप बनने लगेंगे। और डेली क्लासेस प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसमें क्लासेस डली हैं, आप सभी जाकर देख सकते हो। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है? मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है? तो जलवायु, उच्चावच, समय और वनस्पति जात, प्राणी जात। तो मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निर्धारित करता है कौन? समय, ना कि जलवायु, ना उच्चावच, ना वनस्पति जात, प्राणी जात। तो समय निर्धारित करता है इसकी मोटाई को, ठीक है, मृदा की। तो राइट आंसर है हमारा कौन सा? इसका पहला, तीसरा है पहले का राइट आंसर। फिर है वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकरण किया जा सकता है। वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो सर्वव्यापक संसाधनों और स्थानिक संसाधन, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन, नवीनीकरण संसाधन और अनवीनीकरण संसाधन, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। तो इसका राइट हो जाएगा कि जो वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जाता है, वो किया जाता है किसके आधार पर? सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है, संसाधनों को। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका पहला। फिर है विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है? तो जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्न भिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हो, या वह समाज जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में भिन्नता और असमानताएं पाई जाती हो, और जिसमें संस्कृति और समता में विभिन्नताएं मिलती हो, और जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में समानताएं होती हो। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विविध समाज के संदर्भ में हमें कथनों में से सही देखना है। तो विविध समाज वो होता है जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में भिन्नता और समानता पाई जाती है। राइट, तो हमारा पहला ही इसका राइट आंसर है। फिर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है? तो महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती हैं, महिलाएं बहुत भावुक होती हैं, महिलाएं फैशन परस्त होती हैं, महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती हैं। तो इस कौन सा कथन, देखो ये क्वेश्चन आता ही है हर इन 60 क्वेश्चन में से आता ही है ये क्वेश्चन, जो लिंग जेंडर रूढ़िबद्धता के ऊपर रहता है। तो उसमें देखो भावुक होती हैं महिलाएं, ठीक है, फैशन परस्त होती हैं, पालन पोषण करने वाली होती हैं, ठीक है, मानते हैं। पर जो लिंग जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है वो है हमारा महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती हैं।
महिलाएं जिम्मेवार बालक वाहन चालक होती हैं। इसके अनुसार ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी 4th हमारा राइट आंसर है। फिर है हमारा नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग है। नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग है। तो श्रम वर्ग के लिए वयस्क मताधिकार, महिलाओं के लिए मताधिकार, महिलाओं के लिए नौकरशाही भूमिका का अधिकार, धनी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार। तो हमारा राइट हो जाएगा इसका कि नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन मांग थी। जो नारी मताधिकार आंदोलनकारी होते थे उनकी मांग क्या थी। तो उनकी मांग थी महिलाओं के लिए मताधिकार, क्या कि महिलाओं के लिए मताधिकार चाहिए। तो राइट आंसर है हमारा दूसरा। फिर है जातक कथाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। जातक कथाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो देखते हैं कौन सा जातक कथाओं के विषय में सही है। जैसे जातक कथा है तो उनके विषय में कौन सा सही है। तो इनकी रचना जैन साधुओं द्वारा की गई थी, जिन्हें समाज लोगों द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। तो ये तो नहीं है जातक कथा के संबंध में। फिर है इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई, जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई और जिन्हें जैन साधुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। इनकी रचना बौद्ध भिक्षुओं द्वारा की गई, जिनमें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। तो राइट हो जाएगा हमारा कि जातक कथा के विषय में। तो हमारा दूसरा है इस विषय में कि इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई और जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। तो हमारा इसका राइट आंसर है दूसरा। फिर आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। आईने अकबरी को लेकर देखना है। तो यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकीय विवरण प्रस्तुत करती है। राइट। तो इस प्रकार से आपको, क्योंकि इस चैनल पर थ्योरी भी पढ़ा दी गई थी, कुछ पता हो, कक्षा 6 की हिस्ट्री और कक्षा 7 की हिस्ट्री पढ़ा दी गई थी, समझा दी गई थी आपको। तो उसमें से कई क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं, जैसे कि यही देख लीजिए, यही क्वेश्चन जो समझा दिया गया है। तो आपको थ्योरी पढ़ना चाहिए थी। अगर जिसने नहीं पढ़ी है, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हर नोटिफिकेशन मिलते रहे कब आपकी थ्योरी पढ़ाई जा रही है, कब पेपर लगवाए जा रहे हैं। तो आपको बहुत हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट क्लासेस आती है इस चैनल पर टीचिंग को लेकर, टीचिंग या पढ़ाई को लेकर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होती कब थ्योरी पढ़ाई जा रही, कब एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ाई जाए। तो आपको फॉलो कर लेना है, जिससे आपको आगे जब भी जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो इम्पोर्टेंट ही आएगा। तो आईने अकबरी के बारे में देखते हैं। यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकीय विवरण प्रस्तुत करती है और यह अकबरनामा शीर्षक के अंतर्गत अकबर के शासन के इतिहास के 3 भागों में पहला भाग है। इसमें अकबर के पूर्वजों और अकबर के शासन की घटनाओं का विवरण दिया गया है। तो देखो, आईने अकबरी का आंसर हमें मिल गया। चौथा क्वेश्चन, चौथा वाक्य पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो पहले ही लाइन में है, पहला ही वाक्य, यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकीय विवरण प्रस्तुत करती है आईने अकबरी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका कौन सा, पहला। ठीक है। फिर है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने अपनी कीर्तियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया है। तो देखते हैं निम्नलिखित में से किसने अपनी कीर्तियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया है। तो गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अंगद, गुरु अर्जुन। तो ये इन रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया है किसने, गुरु अंगद ने। किसने, गुरु अंगद ने। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका तीसरा। फिर है हमारा एथेनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं थी। एथेनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं थी। तो कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी के माध्यम से की जाती थी,
30 वर्ष से अधिक आयु के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। सभी नागरिकों को सेना व नौसेना में अपनी सेवाएं देने होती थी। मामलों के निर्णयों के लिए आयोजित की गई सभाओं में। ठीक है, तो हमारा आगे पढ़ने की जो होती है, हमारा यहीं पर आंसर मिल गया कि एथेनियन लोकतंत्र की कौन सी विशेषता नहीं है निम्नलिखित में से। तो हमारी दूसरी, 30 वर्ष से अधिक आयु के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। तो ये गलत है, ये नहीं उसका विशेषता है। तो क्योंकि पूर्ण नागरिकता प्राप्त नहीं थी, दासों को ऐसा वैसा, तो ये लग रहा, क्योंकि थ्योरी में सब पढ़ा चुके, यहाँ थ्योरी नहीं पढ़ा पाएंगे, क्वेश्चन के आंसर लगाते जाओ सीधे। तो ये गलत है कि ये विशेषता नहीं थी। तो हमारा दूसरा इसका राइट आंसर है। ठीक है, फिर है चंद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी। तो उन्होंने पराजय स्वीकार की और इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। उनके साम्राज्यों को उखाड़ फेंका गया और उन्हें समुद्रगुप्त के साम्राज्य का अंग बनाया गया। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया, और ये उपहार लाते थे, उसके आदेशों का पालन करते थे और दरबार में उपस्थित होते थे। तो हमारा राइट आंसर है कि समुद्रगुप्त कौन सी ऐसी नीति थी समुद्रगुप्त की कि जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी। तो राइट आंसर है हमारा पहला, कि इन्होंने पराजय स्वीकार की और इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। तो हमारा पहला राइट आंसर है, ये विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी। तो राइट आंसर है हमारा पहला। फिर है हमारा, आगे देखते हैं। तो निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो कलारूप और नामावली में मिलान करना है हमें, कलारूप और नामावली। तो ऐसे कर लेते हैं। तो कला की वह तकनीक जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक थी। तो कला की ऐसी तकनीक जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक थी। तो नयनाभिराम, रूप चित्रण, तेल चित्रकला। इसका राइट हो जाएगा हमारा क्या, तेल चित्रकला। फिर है चित्रकारी, जिसमें भारतीय भूदृश्यों को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, अनूठा अनछुआ दिखाया जाता था। तो ये हो जाएगा नयनभिराम। फिर भारत में यूरोप वासियों की ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली, धन संपदा और रौब दर्शाती चित्रकला। तो हो जाएगा रूप चित्रण। फिर है ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास और विजय दृश्यों को चित्र करने वाली चित्रकला है इतिहास चित्रकला। ये हो जाएगी इतिहास चित्रकला साम्राज्यवादी। तो इस प्रकार से पहले का हो जाएगा चौथा, यानी 4, फिर हो जाएगा दूसरे का पहला, तो ये 4 1, तीसरे का दूसरा, तो 4 1 2 3, यानी 4 1 2 3 कौन में है, तो ये हमारा दूसरे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा। आगे बढ़ते हैं। 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ। तो सूरत, मद्रास, कलकत्ता, नागपुर, मदुरै, दिल्ली, पुणे, मद्रास, कलकत्ता। तो यह विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ। तो सूरत, मद्रास, कलकत्ता। कहाँ, सूरत, मद्रास, कलकत्ता व्यापारों से, केंद्रों से, यानी हुआ विकास। तो राइट आंसर हमारा दूसरा है। फिर है आगे, ये भी कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेत का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई। महायान बौद्ध के आने के साथ ही बौद्धित्व में विश्वास समाहित हुआ। तो ये दोनों ही गलत है, दोनों सही नहीं है, दोनों बौद्ध महायान के संदर्भ में नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला, ए और बी दोनों गलत है। फिर है महालवाड़ी और रैयतवाड़ी राजस्व प्रणालियों के संदर्भ में ये भी कथनों पर विचार करना है। तो महालवाड़ी और रैयतवाड़ी राजस्व के संबंध में विचार करना है। तो महालवाड़ी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए युक्त थी, जबकि रैयतवाड़ी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी।
फिर है महालवाड़ी गांव, महालवाड़ी में गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, जबकि रैयतवाड़ी में किसानों के साथ सीधा समझौता किया जाता था। फिर है ना तो ए और ना ही बी दोनों राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को स्पष्ट करते हैं। फिर है कथन ए दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करता है। कथन बी दो राजस्व के बीच अंतर को सही स्पष्ट करता है। ये और भी दोनों दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करती है। राइट, तो हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा? फोर्थ। फिर सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है। सूफी संत के मकबरे को किस नाम से जाना जाता है? तो दरगाह है, खानकाह है, ईदगाह है और गुल फरोसा। तो सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है दरगाह से। किसके? दरगाह से जाना जाता है सूफी संत के मकबरे को। फिर है विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया। विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया सकुबाई द्वारा, रामानुज द्वारा, वासवन्ना द्वारा, एकनाथ द्वारा। तो विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया रामानुज द्वारा। किसके? रामानुज के द्वारा, यानी दूसरा राइट आंसर है हमारा। भारत में 1772 ईस्वी में स्थापित की गई दीवानी अदालत में संबंध में यह एक फौजदारी अदालत थी। यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलती थी। तो राइट आंसर है हमारा कि दीवानी अदालत है ना, जो फौजदारी अदालत नहीं थी, यानी एक गलत है कि यह एक फौजदारी अदालत थी, तो ये गलत है। और दूसरा हमारा राइट है कि ये यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलती थी दीवानी अदालत। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तीसरा। ये गलत है, बी सही है, तो तीसरा हमारा इसका राइट आंसर है। फिर है गैरीसन नगर से अभिप्राय क्या है? तो एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पत्तन नगर है। नगर से लगी हुई भूमि जो इसे माल की आपूर्ति करती है। किलेबंद छावनी जहाँ सैनिक रहते हैं। वह स्थान जहाँ विभिन्न उत्पाद केंद्रों के माल को बेचा जाता है। तो राइट हो जाएगा हमारा गैरीसन नगर से अभिप्राय है किलेबंद छावनी और जहाँ सैनिक रहते हैं। तो राइट आंसर है हमारा कौन सा? तीसरा। फिर है अभिकथन जब लंदन में अपराह्न के 2 बजे हैं तो भारत में 7:30 अपराह्न का समय होगा। कारण भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82 डिग्री 30 पूर्व में स्थित है, सेल्सियस पूर्व में स्थित है। ए और आर दोनों सही है, परंतु ये आर एस की सही व्याख्या नहीं करता। तो हमारा ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। तो राइट आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा इसका। फिर समय क्षेत्र पर दिए गए ए और बी सी कथनों पर विचार करना है, सही उत्तर का चयन करना है। तो देखते हैं ए और बी पर विचार करके सही कथन का आंसर ए बी सी पर। कुछ देशों का देशांतीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। पृथ्वी को एक घंटे 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है और प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर के क्षेत्र को घेरता है। तो राइट है हमारे ए बी सी तीनों, तो ये हमारा राइट आंसर है इसका। फिर है पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन कीजिए। तो मध्यमंडल, क्षोभमंडल, वायुमंडल, समताप मंडल, फिर है समताप मंडल, वायुमंडल और वायुमंडल, क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल और वायुमंडल। तो राइट आंसर हमारा जो क्रम से है पढ़ते, ये हमारी तीसरे में पहले आता क्षोभमंडल, फिर समताप, फिर मध्य, फिर वायुमध्य और वायुमंडल। तो राइट आंसर हमारा तीसरा। इस प्रकार से क्रम से आते हैं। फिर ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती है? तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर इर्द गिर्द घूर्णन के कारण अभिमंडल बनता है। पृथ्वी का अध्य अक्ष अपने कक्षीय सतह से 66.1/2 डिग्री का कोण बनाता है। फिर मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें 23.23 दक्षिण पर पड़ती हैं और 23.5 डिग्री दक्षिण पर पड़ती हैं। पृथ्वी का परिक्रमण और
एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना। तो राइट आंसर हमारा चौथा है कि पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना। तो राइट चौथा है हमारा आंसर। फिर है प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संगठन है? तो हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो राइट आंसर है प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संगठन है? तो वो है नाइट्रोजन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? चौथा। फिर है महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं। लेब्राडोर एक गर्म धारा है और जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र बन जाता है। तो राइट आंसर है हमारा ए और सी। ए और सी हमारा राइट आंसर है, ना कि बी। तो हमारा सही हो जाएगा तीसरा कि ए और सी राइट आंसर है, सी नहीं है। ए और सी राइट है और बी नहीं है। तो हिमनद के निक्षेपण को क्या कहा जाता है? तो तटबंध, समुद्री गुफा, हिमोड़, लोयस। तो हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है हिमोड़। जो हिमनद के निक्षेपण होते ना उसे हिमोड़ कहते हैं हम। फिर है कथन ए और बी निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं? कथन ए और बी निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं? तो यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 डिग्री माइनस 70 डिग्री में पाई जाती है। इसे टेगा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये किसको कहती है? ठीक है, तो ये कहते हैं शंकुधारी वन को टेंगा के नाम से जाना जाता है और 50 से 70 डिग्री सेल्सियस में पाई जाती है माइनस। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है? तो भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है। मैदानी क्षेत्र में ऑक्सबो लेक चाप झील चिन्हित है। मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अधिक है। डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वनों से आच्छादित है। तो राइट है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है, जो ये बाकी है सभी। तो नहीं वाली पहली है। भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में काटन और दहन कृषि की जाती है। तो राइट आंसर है हमारा पहला। फिर है तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि जो तैराक होते हैं ना वो मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि नमक की मात्रा की अधिकता सागर को संघन बनाती है। पवने सागर जल की सतह पर तीव्र गति से चलती है। इस सागर में ठंडी धाराओं की अपेक्षा गर्म धाराओं की उत्पत्ति अधिक है। यह सागर निम्न ज्वार भाटों की अपेक्षा उच्च ज्वार भाटों को अधिक अनुभव करता है। फिर है आगे इसका आंसर है तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि नमक की मात्रा की अधिकता सागर को संघन बनाती है। राइट, तो पहला हमारा इसका राइट आंसर है। फिर है भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी दोनों कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग होता है। भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होती है। तो हमारा बी सही है और ए गलत है कि भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होती है। राइट, पहला राइट, दूसरा राइट है और पहला गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा के ये सही है और बी गलत है। फिर है कि रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं किसकी? अवनलिकाओं को बनाने से रोकने और मृदा क्षय को बचाने में और पवन की गति की रोकथाम पर मृदा आवरण के संरक्षण में, मृदा में नमी बनाए रखने में, मृदा के ऊपर से जल के प्रवाह को मंद करने में। तो राइट आंसर हो जाएगा रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं हमारी किसमें? पवन की गति की रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा?
दूसरा इसका राइट आंसर होता है। तो आज हमारे इतने क्वेश्चन आज ख़त्म होते हैं और कल क्लास आएगी, डेली क्लासेस आती हैं। तो आप सभी डेली क्वेश्चन लगाइए, जो भी आप ये मत सोचिए कि इतने क्वेश्चन लगाए इतने, आप जितने भी लगाए जा रहे हैं उतने क्वेश्चन तो देखते ही जाइए, क्योंकि जिसने नहीं देखा है पिछली क्लासेस डली हुई हैं, इसी में पिछली क्लासेस है, तो आप सभी जाकर देख सकते हो, पहले पिछली पूरी वीडियो देख लीजिए प्लीज़, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्पफुल वीडियो है, क्योंकि जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ना वो बहुत हेल्पफुल हैं, क्योंकि यही आते हैं पेपर में, वो कोई अलग नहीं होते हैं। जितने भी 2011 से 2023 तक के संपूर्ण पेपर लाए जा रहे हैं तो वही तो आएंगे ना, कुछ अलग थोड़ी बना डाल रहे हैं। इसी में से एनसीईआरटी की मुख्य जड़ के पेपर आ रहे हैं, फिर क्या ज़रूरत है। सिर्फ डेली क्लास लीजिए और डेली जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं लगाइए, छोड़ेंगे नहीं, आपके सारे लाएंगे, आज नहीं तो कल डेली लाते जाएंगे, सारे क्वेश्चन कराएंगे, इसलिए छोड़ना मत, डेली क्लासेस लीजिए, डेली करिए। तो आज की क्लास यही होती है समाप्त, अगली क्लास का वेट कीजिए। थैंक यू, थैंक्स टू फॉर वॉचिंग वीडियो।